नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो डालो हेडिंग राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण के हमने कितने चरण पढ़ लिए हैं? हमने एकीकरण के 4 चरण पढ़ लिए हैं और चौथे चरण की प्रमुख प्रमुख बातें कंप्लीट कर आज एकीकरण को पूरा करते हैं। देखो, राजस्थान के एकीकरण की बात करें दोस्तों तो हमारा चरण चल रहा था चौथा। और चौथे चरण के अंदर मैंने बताया था कितनी रियासतें मिलती है, 4 रियासतें मिलती है। और चारों की चारों रियासतें मिली, उन रियासतों के बारे में हमें आगे अध्ययन करना था। वहां तक हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे तो इसमें जो 4 रियासतें हैं वो 4 रियासतें थी कौन कौन सी, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, तो एक बार सभी साथी जुड़ जाइए और उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा चरण 4 रियासतें, 4 कौन कौन सी रियासतें हैं? देखो इन 4 रियासतों की मैं बात करूं, इन 4 रियासतों की मैं बात करूं तो ट्रिपल जेबी यही बताई थी मैंने आपको। तो एक एक रियासत के ऊपर चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, वृहत राजस्थान के निर्माण में समाजवादी दल के नेता थे राम मनोहर लोहिया। उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हालांकि एकीकरण के 200-300 पृष्ठों में एकीकरण है, कितना ही बड़ा पढ़ो, लेकिन हमें वही पढ़ना जो हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। हमें विद्वान नहीं बनना है जी। आगे देखिएगा, सबसे पहले नोट लगाकर लिखिएगा बात कि वृहत राजस्थान के निर्माण में, वृहत राजस्थान के निर्माण में, वृहत राजस्थान के निर्माण में समाजवादी दल के नेता, समाजवादी दल के नेता, दल के नेता राम मनोहर लोहिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। राम मनोहर लोहिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लोहिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये बात ध्यान रखना, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। समाजवादी दल के नेता थे, इन्होंने वृहत राजस्थान में बड़ा ही बेहतरीन योगदान दिया था। और उसके बाद जब हम बात करते हैं इन प्रत्येक रियासतों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप नोट डालिएगा, लिखिएगा जयपुर रियासत की। जयपुर रियासत के बारे में हम लिखते हैं कि एकीकरण, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। लिख सकते हो आप, इस रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये हम प्रजामंडल में जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, आंदोलन में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ध्यान रख लेना। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी बात, क्यों नहीं लिया इसके बारे में हम जब प्रजामंडल पढ़ेंगे उस वक्त हम उसके अंदर जानेंगे। लिखिएगा, इनको नोट कीजिएगा फटाफट। उसके बाद में आगे देखते हैं भाई चौथे चरण के अंदर और क्या क्या विशेष बातें हैं। देखो उसके बाद में ये जयपुर रियासत होगी। जयपुर रियासत की एक और बात लिख सकते हो, सबसे पहले पोस्ट कार्ड की शुरुआत इसी ने की थी। सबसे पहले पोस्ट कार्ड यानी डाक विभाग, जो डाक टिकट थी ना, पोस्ट कार्ड लिख लो, चाहे आप लिख सकते हो डाक टिकट की शुरुआत करने वाली रियासत। डाक टिकट की शुरुआत करने वाली रियासत, शुरुआत करने वाली रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, करने वाली जो रियासत थी वो रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। इंपॉर्टेंट है, माधो सिंह ने शुरू की थी, जिसको गब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, वही माधो सिंह, उन्होंने ये डाक टिकट शुरुआत की थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट रियासत के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट रियासत के बारे में लिखिएगा जैसलमेर। भाई जैसलमेर रियासत की क्या विशेष बातें हैं? तो जैसलमेर रियासत की बात करें तो यह राजस्थान की पिछड़ी रियासत थी, यह राजस्थान की पिछड़ी रियासत थी, ध्यान रखना, राजस्थान की पिछड़ी रियासत, पिछड़ी रियासत थी। अब गुरु जी पिछड़ी क्यों है? क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई जैसलमेर साइड के अंदर वर्षांत वैसे भी नहीं होती, टिल्ले धोरे यही तो पड़े हुए हैं। अब वहां पर क्या होगी? रियासत पिछड़ेगी। तो ये राजस्थान की पिछड़ी रियासत थी। इसके बाद में हम एक लाइन और लिख सकते हैं, तांत्या टोपे इस रियासत में नहीं गए थे। राजपुताने की प्रत्येक रियासत में तांत्या टोपा घुमा था, लेकिन इस रियासत में नहीं गया। तांत्या टोपे इस रियासत में नहीं गए थे, इस रियासत में नहीं गए, ध्यान रखना, इस रियासत में नहीं गए। कौन नहीं गए थे? तो तांत्या टोपे इस रियासत में नहीं गए थे, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में यानी जनतांत्रिक उत्तरदायी स्थापित करने में विफल,
जनतांत्रिक उत्तरदायी उत्तरदायी शासन स्थापित करने में विफल, शासन स्थापित करने में करने में विफल रही। जनतांत्रिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने में विफल रही, ध्यान रखना। यानी कि पूर्ण रूप से इसने जनतांत्रिक उत्तरदायी स्थापित इससे नहीं हो पाया था। सफल जो रियासत रही थी वो सफल रियासत रहती है कौन सी? शाहपुरा। शाहपुरा के बारे में अपने पढ़ते हैं जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं कि भाई जनतांत्रिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने में विफल रही। सफल रहने वाली जो रियासत थी वो सफल रहने वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। उसके बाद में इस रियासत में कौन नहीं गए? वो तांत्या टोपे भी नहीं गए। और उसके बाद इसको हम कह सकते हैं पिछड़ी रियासत थी। इसको कहा जाता है आलसी रियासत। क्या कहा जाता है? आलसी रियासत इसे कहा जाता है। अब आप ये भी सोचो, लोग आलसी लोग हो सी वह लोग पिछड़ेगा, तो इसलिए इसको पिछड़ी रियासत वैसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा। विश्व का 8वां अजूबा, क्योंकि इस दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं, तो इसको 8वां अजूबा कहा, यानी 8वां आश्चर्य। जो कहा था वो किस रियासत के बारे में कहा था? ध्यान रखना दोस्तों, वो जैसलमेर रियासत के बारे में कहा था। ये जैसलमेर रियासत की प्रमुख बातें वैसे अपने पढ़ सकते हैं। लंबी चौड़ी करें तो सागरमल गोपा का संबंध भी इसी रियासत से आता है। कितनी बातें पढ़ो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करती है जी। इसको लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट रियासत जो लिखते हैं अपने, उस रियासत का नाम है, कौन सी रियासत पढ़ते हैं? बीकानेर रियासत। भाई बीकानेर रियासत की क्या क्या विशेष बातें हैं? बीकानेर के बारे में सबसे पहले लिख लेना, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत। यानी यहाँ के राजा उस वक्त कौन थे? शार्दुल सिंह थे। और इन्होंने 7 अगस्त 1947 को क्या कर दिए थे? विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जैसा पूछा जाए अंतिम रियासत कौन सी थी, तब हमने धौलपुर रियासत जब पढ़ी थी उस वक्त हमने जाना था कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? धौलपुर है। भाई धौलपुर ने 14 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। लिखिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। आगे मैं आपको जयपुर रियासत की प्रमुख बातें लिखवा देता हूं। जयपुर तो हमने पढ़ ली ना, बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर के बारे में। नेक्स्ट रियासत लिखिएगा जोधपुर। जोधपुर की क्या विशेष बात है? जोधपुर की तो बहुत भयंकर विशेष बात है। यहाँ के राजा थे हनुमत सिंह। यहाँ के राजा कौन थे भाई? यहाँ के राजा थे हनुमत सिंह। यहाँ के राजा हनुमत सिंह अपनी रियासत को कहाँ मिलाना चाहते थे? अपने रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, ध्यान रखना। अपनी रियासत को कहाँ मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और पाकिस्तान में जब कहीं नहीं एक भैंस का दम हो जाए तो कई भैंस और भी का दम हो जाए, तो बात अच्छी लागू हुआ है। आंख ये काम करियो, खुद तो मिलाना ही चाहते थे पाकिस्तान में। उसके अलावा यानी हनुमत सिंह ने किन किन को पत्र लिखे थे पता है क्या आपको? हनुमत सिंह ने जैसलमेर के महारावल, जैसलमेर व मेवाड़ महाराणा को क्या लिखा? मेवाड़ के राजाओं को पत्र लिखा। राजाओं को पाकिस्तान में विलय के लिए क्या लिखते हैं? पाकिस्तान में
विल्य के लिए पत्र लिखा था, विल्य के लिए पत्र लिखा। यानी हालांकि एक प्रकार से इन्होंने राय जानी थी कि भाई ठीक है, फिर बताओ क्या भाई, अब मैं वहां पर मिलना चाहता हूँ, आप भी वहां पर चलो। जैसलमेर वाले ने तो कह दिया था साहब, बोले अगर कल को हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर किसी प्रकार की समस्या आई तो मैं मुसलमानों का साथ नहीं देते हुए हिंदुओं का साथ दूंगा। लेकिन ये रियासत शर्त पूरा नहीं कर रही थी। उदयपुर वाले की मैं बात करूं तो उदयपुर वाले ने तो साफ कहा था, बोले देख हनुमत सिंह, अगर हमारे पूर्वज चाहते, भाई महाराणा प्रताप जैसों को उनको इशारा किया उन्होंने कि हमारे पूर्वज चाहते तो हमारे पास आज हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी रियासतें आज हमारे पास होती, लेकिन ना तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, ना ही मैं ऐसा करूंगा। तो ध्यान रखो, आप भी भारत में मिलो, मैं भी भारत संघ में मिलूंगा। महत्वपूर्ण चीज थी। और बीकानेर के महाराजा थे ना शार्दुल सिंह जी, बीकानेर वाले नहीं चाहते थे कि उदयपुर राजस्थान संघ में मिले, उदयपुर को अलग ही रखना चाहते थे, भाई उदयपुर वो कहीं पर ना मिले, है ना। तो उदयपुर वाले ने जब सिग्नेचर कर दिए तो सभी को सिग्नेचर करने एक प्रकार से बाध्यता हो गई थी उस वक्त, है ना, ध्यान रखना। तो हनुमत सिंह ने इनको भी पत्र लिखा था। हनुमत सिंह वाली कहानी अलग है। जोधपुर रियासत की बात करें, हनुमत सिंह को कहां बुलाया गया? हनुमत सिंह को वीपी मेनन जो क्या थे, सचिव थे रियासती विभाग के, क्या थे, सचिव, ब्रैकेट में लिख लेना, रियासती विभाग के सचिव, विभाग के सचिव, विभाग के सचिव। ये इनको कहां बुलाना चाहते थे? ये इनको बुलाया दिल्ली, बुला लिया हनुमत सिंह को वीपी मेनन ने, दिल्ली बुला लिया। अब दिल्ली बुला लिया, दिल्ली बुला लिया, अब इन दिल्ली बुला लियो, दिल्ली बुला और बोले सिग्नेचर करते हो, दबाव दिया गया इनके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए। तब कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा हनुमत सिंह ने अपनी पिस्टल निकाली, यानी कि हनुमत सिंह ने क्या निकाली अपनी, हनुमत सिंह ने पिस्टल निकालकर तान दी। हनुमत सिंह ने वीपी मेनन पर, वीपी मेनन पर अपनी पिस्टल तान दी। पेन पिस्टल छोटी सी थी, पिस्टल तान दी, कान का कन्ना लगा दी भाई। अब जैसे ही तान दी और कहा, हनुमत सिंह ने क्या कहा, हनुमत सिंह ने कहा मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं। ये बात किसने कही? ये बात कही थी जोधपुर के महाराजा ने, किसको, वीपी मेनन को। फिर वहीं पर आगे लॉर्ड माउंटबेटन आ गए, बेटन ने पूछा भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो गई। तब इन्होंने पूरी बात बताई, बात बताने के बाद में इन्होंने कहा बोले ठीक है आपको मिलना पड़ेगा। फिर इनसे वहां पर कहते हैं कि सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, हनुमत सिंह को दिल्ली बुलाकर डराया धमकाया, डराया धमकाया तो इन्होंने पिस्टल निकाली। अगर पूछा तो ये पिस्टल वर्तमान में कहां पर है, तो ये पिस्टल वर्तमान में इंग्लैंड के अंदर एक संग्रहालय बना हुआ, उस संग्रहालय के अंदर रखी हुई, ब्रिस्टल संग्रहालय में रखी हुई। इंग्लैंड के अंदर एक संग्रहालय है, उस संग्रहालय का नाम है ब्रिस्टल संग्रहालय, वहां पर ये पेन पिस्टल रखी हुई है। तो ध्यान रख लेना, इसको नोट कीजिएगा फटाफट, उसके बाद आगे देखते हैं ना। बिल्कुल, नेक्स्ट आगे देखना, एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत पूछी जाए आपसे कि एकीकरण के समय, एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो एकीकरण के समय अगर आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी रियासत तो मारवाड़ थी, छोटी पूछी जाए तो शाहपुरा थी, बड़ी पूछी जाए तो मारवाड़ थी, ध्यान रख लेना। ठीक है, इस रियासत के बारे में हम जोधपुर पढ़ रहे हैं ना, तो मारवाड़ को 2 बार मुगलों ने खालसा घोषित किया था। मारवाड़ को कितनी बार? 2 बार, 2 बार मुगलों ने क्या किया? खालसा घोषित, मुगलों ने खालसा घोषित किया था, खालसा घोषित किया। तो 2 बार मुगलों ने इस रियासत को क्या किया था? खालसा घोषित किया था, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाए भाई मारवाड़ को 2 बार मुगलों ने खालसा घोषित कर दिया, पहली बार कब किया? पहली बार ध्यान रखना, पहली बार किया था। खालसा का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये जानिए, खालसा का मतलब होता है कि डायरेक्ट भूमि सेंटर के अधीन हो जाना, यानी सेंटर में राजा कौन? जो भी राजा था दिल्ली के अंदर उसके अधीन हो जाएगी, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। यानी कि साफ स्पष्ट शब्दों में अगर लिखें तो यानी केंद्र सरकार का अधिकार हो जाता था। ठीक है, अब पहली बार कब हुई? पहली बार जब यहाँ के राजा थे राव चंद्रसेन, चंद्रसेन की मृत्यु पर। पहली बार कब हुई? चंद्रसेन की मृत्यु पर खालसा की किसने थी? अगर पूछा जाए तो अकबर के द्वारा की जाती है,
अकबर द्वारा की गई। अब पहली बार तो इनकी मृत्यु पर करी, अकबर करी, कद करी 1581 से 83 तक इस रियासत को खालसा घोषित रखा था। फिर बात दूसरी बार, दूसरी बार किसने की थी? तो दूसरी बार किसकी मृत्यु हुई थी? दूसरी बार जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। यहाँ के राजा थे राव जसवंत सिंह। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर किसने खालसा घोषित की थी? इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने खालसा घोषित की थी। औरंगजेब ने खालसा घोषित की, खालसा घोषित की। इस बार तो खालसा लंबे समय तक रखी थी इन्होंने, जब तक इनकी मृत्यु हुई थी तब तक इस रियासत को वैसे खालसा घोषित रखते हैं। हालांकि जो अमर सिंह राठौड़ का पोता था उसको ये रियासत सौंप दी जाती है, लेकिन खालसा घोषित हो गई थी लगभग, बात है 1678-79 की, ठीक है। क्योंकि इसी की मृत्यु पर तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो 2 बार खालसा घोषित हुई है ये रियासत, ये भी ध्यान रख लेना। और सबसे बड़ी रियासत थी एकीकरण के समय मारवाड़ थी। छोटी पूछी जाए तो इसके विपरीत में अगर यहाँ पर लिखूं छोटी रियासत, अगर आपसे पूछ ली जाए छोटी कौन सी थी, तो मैंने आपको अभी करवाया ही था पहले, जब इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, शाहपुरा भीलवाड़ा वाली थी। लिखिए, फटाफट लिखो इसको, उसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखो ये एकीकरण के समय, अब एकीकरण चल रहा है, अब क्या हुए, विभाग बांट दिए। प्रत्येक रियासत को अलग अलग विभाग दे देते हैं ताकि, क्योंकि लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया। यानी हमने उद्घाटन नहीं पढ़ा था क्या कि 30 मार्च को चौथे चरण का क्या होता है, 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का उद्घाटन हुआ। तो लगभग रियासतें मिल चुकी थी। कितनी रियासतें मिल गई थी? 18 रियासतें, 18 रियासतें शामिल हो गई थी। एक बची थी सिरोही, तो सिरोही बची हुई, सिरोही को तो 5वें चरण में मिला लिया क्योंकि आबू और दिलवाड़ा को वहां दे दिया। तो लगभग राजस्थान का विलय एक प्रकार से हो गया था। तो 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, स्थापना दिवस। अब देखो, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई आपकी। अब जो विभाग बांटे गए थे इस वक्त, वो विभाग अलग अलग बांट दिए। यानी चौथे चरण में क्या बांटे गए? चौथे चरण में विभाग, चौथे चरण में विभाग अलग अलग रियासतों को अलग अलग क्या दे दिए? विभाग दे दिए। जैसे कहा कि बोले अब से, आज से जो न्याय का विभाग रहेगा प्रमुख रूप से, तो वो किसको दिया जाता है? न्याय का विभाग दिया जाएगा जोधपुर को। किसको दिया जाएगा? जोधपुर को। क्योंकि आज ऐसे याद रख लेना, वर्तमान में हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है। दूसरी बात थाने पूछे जावे कि शिक्षा का विभाग किसे दिया गया था? शिक्षा का विभाग, तो शिक्षा का विभाग दे दियो बीकानेर को। कौन सी रियासत को दिया गया? बीकानेर रियासत को दिया गया था। फिर पूछा जाता है 3 नंबर की, खनिज का विभाग किसे दिया गया था? तो खनिज को विभाग, अब देखो चौथे चरण की रियासतों को मिल गया, तो अब तीसरे चरण की रियासतों को दिया जाए ना। तो तीसरे चरण में एक ही रियासत शामिल हुई थी, उदयपुर। तो उदयपुर को दिया गया था खनिज का विभाग। चौथे की मैं बात करूं कि बोले वन का विभाग किसको दें, तो बोले वन 2 अक्षरों का नाम है, तो कोई ऐसी रियासत ढूंढ कर लाओ जिसके 2 ही अक्षरों। बोले हो तो वन का तो दे देते हैं कोटा को, 2 अक्षरों का ही है। बोले ठीक है, दे दो। अब इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वन 2 अक्षरों का ही है तो कोटा ढूंढ कर लाओ, ऐसी 2 अक्षरों का नहीं, याद रखने का तरीका ही है। फिर पूछा जाता है 5 नंबर विभाग। 5 नंबर विभाग पूछा जाता है कृषि का विभाग किसे दिया गया था? कृषि का विभाग, तब हम कहते हैं कि कृषि, खेती कौन करे? जाट करे। तो जाट रियासत किसी है? भरतपुर है, महाराजा सूरजमल वाली। तो कृषि का विभाग भरतपुर को दिया गया। 6 नंबर की मैं बात करूं कि राजस्व विभाग किसे दिया जाता है? राजस्व विभाग दे दिया उस वक्त किसको? अजमेर को, अजमेर को। बोले ये लो, बाद में मिलना था राजस्व विभाग वैसे तो, क्योंकि 1956 में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का राजस्थान के अंदर क्या होता है? विलय होता है। तो इस प्रकार से कुछ विभाग भी बांट दिए चौथे चरण के अंदर जो महत्वपूर्ण है। लिखिएगा इनको फटाफट, है ना। अब लिखिएगा एक चीज और, लिखिएगा आप नोट लगाकर यहाँ पर, कि अगर आपसे पूछी जाए राजधानी, राजधानी तो हालांकि जयपुर ही बनाई गई। राजधानी किसको बनाई गई? जयपुर। लेकिन हमने पढ़ा कि सत्यनारायण समिति के आधार पर राजधानी है वो किसको बनाई जाती है? जयपुर को। उस वक्त तो सत्यनारायण समिति थी, सत्यनारायण समिति।
नारायण समिति। तो सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाई गई, लेकिन बाद में जबकि विवाद हो भाई, बोले कि भाई राजधानी जयपुर क्यों बन रही है, इसके ऊपर जो वाद विवाद हुआ था ना, उसके बाद में बी.आर. पटेल समिति बनी थी। कौन सी बनी? बी.आर. पटेल समिति। क्योंकि कोई बोले अजमेर को बना दो सांस्कृतिक एवं शिक्षा की दृष्टि से, अजमेर को बना दो, कोई बोले जोधपुर को बना दो, तब जाकर समस्या हुई। तब जाकर बी.आर. पटेल समिति ने राजधानी जो स्थायी राजधानी की थी वो किसको किया था? जयपुर को किया था। ध्यान रखना वो कौन सी समिति थी? बी.आर. पटेल। हालांकि एग्जाम में यही पूछी जाती है, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बना दी जाती है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर बना दी गई, ये ध्यान रख लेना, लिखिएगा इसको फटाफट। उसके बाद आगे चलते हैं, ये चौथा चरण आपका क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। पढ़ते हैं पांचवें चरण की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वो चरण लिखते हैं अपने पांचवा चरण। पांचवा चरण देखो, पांचवें चरण में 5 की फीलिंग आ रही है, तो 15/5/1949 यानी कि 15 मई को पांचवें चरण का क्या होता है? उद्घाटन होता है। दिखाई दे रहा है साहब? ठीक है। पांचवें चरण का उद्घाटन कब हुआ? 15 कब होता है? 15 मार्च को होता है, ध्यान रख लेना। नहीं सॉरी, मई को होता है। पांचवें चरण का नाम पूछा जाए तो संयुक्त पांचवें चरण का नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान। तो पांचवें चरण का नाम संयुक्त वृहत राजस्थान कर दिया। भाई संयुक्त वृहत राजस्थान कैसे कर दिया? देखो, जैसे ये है अपना राजस्थान, ऐसे मान लो ये अपना क्या है? राजस्थान है। ये तो था अपना चौथा चरण, ये वाला वृहत राजस्थान वाला, तो ठीक है। और ये था मत्स्य संघ वाला। इन दोनों को क्या किया गया? ऐड किया गया, यानी किन किन को मिलाया गया? वृहत राजस्थान को मिलाया गया, चौथा चरण वृहत राजस्थान, चौथा प्लस में मत्स्य संघ। मत्स्य संघ और मत्स्य संघ में कौन सो मिलाई जाएगा? पहला मिलाया गया था चरण, दोनों को मिलाया गया, तब जाकर ये पांचवा चरण बनता है। फिर इसमें कोई विशेष बात जी, इस पर जो समिति बनी थी, इन दोनों को मिलाने में जो समिति बनती है, उस समिति का नाम था शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति। वो सीधा सा प्रश्न आएगा कि किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर जो राजस्थान वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय किया गया था? तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश के ऊपर ध्यान रख लेना, इस समिति की सिफारिश के ऊपर इनका क्या किया जाता है? विलय किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब पांचवें चरण में आपके दिमाग में आता होगा कि इसका भी उद्घाटन करने के लिए कोई आए थे क्या? जी, अगर पूछा जाए पांचवें चरण का उद्घाटन, क्योंकि मैंने तो ट्रिक 4 की दी थी, तो पांचवा कैसे याद रखे? तो पांचवा में याद रखने की जरूरत कौन जगह? चौथा माँ भाई, पांचवा मा जी हाँ, उद्घाटन करने के लिए आए थे सरदार पटेल। सरदार पटेल चौथे में यही है जी। फिर राज प्रमुख की मैं बात करूं कि भाई राज प्रमुख किनको बनाया गया, तो राज प्रमुख बनाया गया था किसको? वही मान सिंह सेकंड को। और महाराज प्रमुख जो बनाया जाता है वो तो उसी चरण में बना दिया था, चौथे चरण में, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा ने कहा बोले भाई राज प्रमुख को तो मन कह दो, तो बोले थे वो महाराज प्रमुख। तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? गोपाल सिंह। इनको क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया था, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल जी वर्मा, हीरालाल शास्त्री आते हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर रहेंगे पांचवें चरण के अंदर। पांचवा चरण को ज्यादा बड़ा नहीं है, बस एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि बताओ भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, फटाफट बताओ। जैसे एग्जाम में प्रश्न ये यही चाहता है कि भाई वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ का जो विलय किया गया था वो किसके सहायता से किया गया था? अब एक और पूछा जाए तो इसका यही पूछा जाएगा कि इस समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो इस समिति के सदस्यों की मैं बात करूं तो ये भी लिख लो सदस्य। तो प्रभु दयाल, एक तो प्रभु दयाला, और एक हा आर के सिंघावा, आर के सिंघावा, और एक हा हिम्मत सिंह, हिम्मत। ये 3 सदस्य थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। शंकर देवराय समिति के जो सदस्य थे वो सदस्य 3 थे, ध्यान रख लेना। ये पांचवा चरण हो गया। अब लिखते हैं छठा चरण। पांचवें चरण की और कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। छठा चरण,
6 की ध्वनि आ रही है तो मेरे को भी 6 वाली फीलिंग आ रही है, तो 26 जनवरी कर देते हैं। 26 जनवरी 1950। ठीक है, बार बार ना खोलो, प्रकाश पड़ रहा है इसके ऊपर। 26 जनवरी 1950। देखो छठे चरण में 26 जनवरी 1950 नाम रखा गया राजस्थान संघ। नाम पूछा जाए तो नाम क्या रखा जाएगा? राजस्थान संघ नाम रखा गया था। और सबसे पहले हमें डालना है नोट, और नोट डालकर लिखिएगा सबसे पहले, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से राजपुताने से नाम बदलकर राजपुताने, क्योंकि पहला यहाँ पर अलग अलग नाम जानता, तो राजपुताने से नाम बदलकर राजस्थान कर दिया। क्या कर दिया? राजस्थान कर दिया। ध्यान रख लेना, संवैधानिक दृष्टि से नाम बदलकर क्या कर दिया? राजस्थान। तो पूछा जाए कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना ये। अब देखो उसके बाद, अब इसका जो उद्घाटन करने के लिए कौन आते हैं? उद्घाटन करता। तो इसके भी उद्घाटन करता है वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। जो चौथे में, जो पांचवें में, वही यहाँ पर आ जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राज प्रमुख वही हैं और महाराज प्रमुख वही हैं जो पीछे वाले चरणों में थे। अब इस चरण में एक रियासत मिलती है, ध्यान रखना। कौन सी रियासत शामिल हो गई? सिरोही रियासत शामिल हो गई। कौन सी रियासत शामिल हो जाती है? सिरोही रियासत है, वो रियासत क्या हो गई? इसमें शामिल हो गई। अब सिरोही तो शामिल हो गई, लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्र शामिल नहीं हुए, हो गई। लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्र शामिल नहीं होते। कौन कौन से? माइनस में लिख लेना, आबू और दिलवाड़ा। भाई ये नहीं, इनको नहीं मिलाया गया। इनको क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां से राजनीति खेल गए। इनको मिलाना चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात प्रांत में। यानी अपने लिख सकते हैं कि सरदार पटेल इन क्षेत्रों को कहां मिलाना चाहते थे? गुजरात प्रांत में मिलाना चाहते थे। गुजरात, क्योंकि वहीं से थे ये, प्रांत में मिलाना चाहते थे। इनको वहां पर मिलाना चाहते थे। बाद में पता चला कि भाई आबू गुजरात प्रांत को कहां मिलाया जा रहा है? बंबई प्रांत में मिलाया जा रहा है। तब जाकर ये अपने आपस में मिले थे। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ था। गोकुल भाई भट्ट हातलगांव सिरोही से थे, तो भाई सभी ने कहा बोले हमें भी यही चाहिए। तो यहाँ से 2 पत्र लिखे गए भाई इधर जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल को। तब इन्होंने कहा कि बोले देखो भाई ऐसी है बात की सिरोही के मामले में अगर सिरोही के लोग चाहेंगे, बोले अपने वालों ने कहा, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने कहा कि भाई हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते। तो भाई इस बात का पता चला उनको और सेंटर के अंदर, तो इन्होंने कहा बोले ठीक है, तो अगर वो हातलगांव सिरोही चाहते हैं तो हम हातलगांव सिरोही है वो किस में मिला देंगे? हातलगांव सिरोही है वो हम मिला देंगे कहाँ पर? हम यहाँ मिला देंगे भाई राजपुताने में, राजस्थान में मिला देंगे। लेकिन आबू दिलवाड़ा वहीं पर रख दिया। फिर वाद विवाद उठा उनके ऊपर, बहुत सारे वाद विवाद हुए। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। जो राज्य हम पढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली वाला, वो किया जाता है। तब किया जाता है क्योंकि वाद विवाद बहुत उठा था इसके, इस क्षेत्र के ऊपर। भले कि जो माउंट आबू है उसको कहाँ मिलाना चाहिए, क्योंकि माउंट आबू पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल था, इसलिए इनको वो वहां पर मिलाना चाहते थे। हालांकि बाद में उनको वहां पर मिलाने नहीं दिया, अपनी ओर मिला लिया। ये अपनी वालों की क्या थी, एक विशेष और खूबी बात थी। हालांकि मिलाया जाता है तो इसमें सिरोही तो रियासत मिल गई थी, लेकिन आबू दिलवाड़ा नहीं मिला था, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके बाद में हीरालाल शास्त्री ने कहा भी था कि मेवाड़ रियासत का राजपुताना में विलय हो गया है, तब सिरोही का भी विलय हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान को 20 श्रेणी में रखा जाता है, ये अपने लिखते हैं, इसके ऊपर ही लिख देते हैं। यानी इस चरण में थोड़ा सा ही खोलना गेट, इस चरण में राजस्थान को कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया? 20 श्रेणी में क्या किया जाता है? 20 श्रेणी में शामिल किया गया। बोले भाई राजस्थान को कौन सी श्रेणी में शामिल कर देते हैं? 20 श्रेणी में शामिल किया गया, क्योंकि ABCD अलग अलग श्रेणियां बनाई हुई थी, जिसको 7वें संविधान संशोधन जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनकर आया था ना,
इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में। जब अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उस रिपोर्ट के तहत बाद में है ना 56 के अंदर इन सभी को समाप्त कर दिया, ABCD सभी श्रेणियों को। उनके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बांट दिए थे, जिसमें राज्यों की संख्या उस वक्त 14 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी उस वक्त। तो इसमें राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया। आपके सामने बै श्रेणी में मिल सकता है, ये भी ध्यान में रख लेना। हीरालाल शास्त्री ने उस पत्र में लिखा था कि सिरोही रियासत है उसका विलय है वो राजस्थान में हो गया, इसलिए राजपुतानी में लगभग विलय है वो हो चुका है। और सिरोही रियासत से संबंध हमारा रखता है प्रमुख रूप से गोकुल भाई भट्ट से, और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते, इसलिए हमें वो क्षेत्र चाहिए। तो आतलगांव सिरोही मिला दिया, लेकिन माउंट आबू और दिलवाड़ा नहीं मिलाया गया था, उनको 7वें चरण में मिलाया जाता है। आगे लिखते हैं, ये छठा चरण था। और छठे चरण के बाद में जो अपना नेक्स्ट चरण आता है उस चरण को अपने कहते हैं, जैसे मैं ABCD श्रेणी करवा दूं आपको। देखो, अगर पूछा जाए कि ए श्रेणी में कौन से राज्य शामिल थे तो लिख लेते हैं अपने ए श्रेणी। ए श्रेणी के अंदर हुआ करते थे जैसे जिन पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन का क्या था, नियंत्रण था, यानी इन पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन का क्या था, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था, शासन का नियंत्रण था। जैसे मैं मुंबई की बात करूं, मद्रास की बात करूं, तो ये ए श्रेणी के अंदर शामिल हुआ करते थे। बी श्रेणी में छोटे छोटे राज्य शामिल हुआ करते थे। बी श्रेणी में छोटे छोटे रियासतों वाले राज्य, जैसे बी श्रेणी की बात करें तो बी श्रेणी के अंदर छोटे छोटे रियासत राज्य है, राजपूताना क्षेत्र को नहीं हो वैसे, ठीक है ना। और सी श्रेणी के अंदर हुआ करता था चीफ कमिश्नर। यहां पर को क्या हुआ करता था, सी श्रेणी में उनको शामिल किया जाता था जहां पर चीफ कमिश्नर बैठता था। चीफ कमिश्नर मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को, जैसे मैं बात करूं अपने राजस्थान में था ना एक केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया ये वाला, ठीक है ना। जैसे अजमेर मेरवाड़ा ये एक राजस्थान में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था मेरवाड़ा। जैसे मैं यहाँ पर बी वाले में बात करूं तो राजपूताना हो गया, जैसे मध्य भारत हो गया, ये बी श्रेणी के अंदर शामिल थे। सी और डी श्रेणी भी हुआ करती थी। अब आप सोचोगे कि डी श्रेणी क्या हुआ करती थी, इसमें उपनिवेशों को रखा था। डी श्रेणी में स्वतंत्र उपनिवेशों को रखा था। स्वतंत्र उपनिवेश होता है जिसके ऊपर किसी ने पहले में अधिकार किया और अब उसको स्वतंत्र करा दिया हो, तो स्वतंत्र उपनिवेश को रखा। अपने लिए डी श्रेणी महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रख लेना। अपने लिए जो महत्वपूर्ण है वो ए और बी और सी, ये 3 श्रेणियां महत्वपूर्ण है, तीनों ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखो आगे 7वां चरण पढ़ती है। नेक्स्ट चरण की बात करें अपने, नेक्स्ट चरण लिखिएगा 7वां चरण, लिखो भाई 7वां चरण। 7वां चरण भाई 7वां चरण पढ़ेंगे तो 7वें चरण के अंदर पहली बात ध्यान रखो, यानी 1 नवंबर 1956 जिसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान, वर्तमान स्वरूप, वर्तमान राजस्थान जिसको हम कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप आया था, वर्तमान राजस्थान भी हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि भाई जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, भाषा के आधार पर राज्य बनने लग गए, कोई क्षेत्र किसी में मिला रहा है, कोई क्षेत्र किसी में मिला रहा है, उसके लिए उन समस्याओं को समाधान करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अब आयोग की बात करा तो इस आयोग के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष किसको बनाया गया, फैजल अली को, फैजल अली। इसके सदस्य की बात करूं, इसके सदस्य कौन थे, तो KM पनिक्कर थे, एक तो KM पनिक्कर, और उसके अलावा एक सदस्य और थे जिनका नाम था हद्देनाथ कुंजरू, हद्देनाथ कुंजरू, ध्यान रखना ये इसके क्या थे, सदस्य थे। तो फैजल अली को इसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, इसने रिपोर्ट सौंपी थी सितंबर 1955 में, रिपोर्ट सितंबर 1955 में सौंप देता है, सितंबर 1955 में सौंप दी।
अब रिपोर्ट है वो अपनी सितंबर 1955 में सौंप दी इसने, और इस रिपोर्ट के तहत क्या किया गया था, ए बी सी डी श्रेणी क्या कर दी, समाप्त कर दी। तो लिख सकते हो इस रिपोर्ट के तहत क्या होता है, ए बी सी डी श्रेणी समाप्त कर दी, समाप्त कर दी। भाई ए बी सी डी जो श्रेणियां थी उन श्रेणियों को समाप्त कर दिया, कौन सी रिपोर्ट के तहत, तो ध्यान रखना वो फेजल जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ना, उस रिपोर्ट के तहत इन सभी को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। बोले ठीक है भाई, अब से आज से ये सारा सिस्टम बंद है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्यपाल बनेंगे। तो इसी के तहत ही वो राज्यपाल वाली सूचना आती है, ध्यान रखना। तो इसको लिखिएगा, हालांकि अभी तक इसको पूरा नहीं किया है, ये तो मैंने एक बार बीच में स्ट्रक्चर बताया है। 7वें चरण के अंदर होता क्या है, इसका कोई उद्घाटन नहीं होता है, वर्तमान स्वरूप आता है, ध्यान रखना। इसके तहत क्या होता है कि आबू को अपनी ओर मिला लिया, आबू को मिला लिया, दिलवाड़ा को मिला लिया, दिलवाड़ा प्लस में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश अपनी ओर मिला, वो यहां पर मिलता है, ध्यान रखना। एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश कब विलय हुआ, तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया, केंद्र शासित प्रदेश मिल गया, तो 1956 में मिला, मिल गया। अब कुछ एक क्षेत्र थे, कोटा के क्षेत्र थे, तो वो क्षेत्र क्या होता है, देखो जैसे कोटा का था सिरोज क्षेत्र, वो मध्य प्रदेश को दिया, कोटा का सिरोज क्षेत्र किसको दिया जाता है, सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया जाता है, ठीक है। कई जगह झालावाड़ भी आता है, ध्यान रखना। और कोटा का एक क्षेत्र और था, उस क्षेत्र का नाम था सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा है ये, सॉरी भाई, सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था, ये तो हो गया माइनस में, मध्य प्रदेश को दिया सिरोज क्षेत्र कोटा का, माइनस में, प्लस में अपने साथ में मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र अपने राजस्थान में मिलाया गया। कौन सा, सुनेल टप्पा क्षेत्र, सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया, राजस्थान में मिलाया गया। झालावाड़ के अंदर मिलाया जाता है इस क्षेत्र को, ध्यान रखना, ठीक है ना। राजस्थान में झालावाड़ में मिलाया गया। कैसे याद रखना है, सरोज मध्य प्रदेश को दे दी और सुनील अपने पास ले आए, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बिल्कुल लिखो इसको फटाफट, उसके बाद देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग वैसे तो बनता ही है प्रमुख रूप से 1953 के अंदर बनता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। वैसे 1951 याद आता है इसका सन, तो गठन जो होता है वो 22 दिसंबर 1953 को होता है, जो अपनी रिपोर्ट 55 के अंदर दे देता है, लेकिन 56 में प्रकाशित हो जाती है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत ही सारा सिस्टम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अपने लिए नोट लगाकर लिखने वाली बात क्या आ गई, अपने लिए आ गई कि सिरोही रियासत का विलय कितने चरणों में हुआ, 2 चरणों में। सिरोही रियासत का विलय, सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ, 2 चरणों में हुआ। तो ध्यान रखना, सिरोही रियासत का विलय कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। उसके बाद फिर नोट लगाकर लिखो, 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखना, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 1956 के तहत पहले क्या बनाए जा रहे थे, प्रधानमंत्री ना, तो प्रधानमंत्री के स्थान पर परमानेंट पद कर दिया मुख्यमंत्री का। हालांकि मुख्यमंत्री तो पहले ही बन गए थे, लेकिन उस संविधान संशोधन के तहत भी राज्यों में क्या होगा, प्रधानमंत्री की जगह क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया गया, का पद लिया गया। हालांकि ये लाइन लिखो तो लिख लेना, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। मुख्य बात क्या है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद ले आए, राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद आया, राज्यपाल का पद आया, राज्यपाल का पद आया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आया। सर्वप्रथम किन को बनाया गया, सर्वप्रथम राज्यपाल अपने किन को बनाए थे, सर्वप्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया, गुरुमुख निहाल सिंह को। पूछा जाए कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है, तो गुरुमुख निहाल सिंह है,
जो कहाँ के थे, पंजाब के, को बनाया गया, को बनाया गया। और उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर ये तो हो गया। अब आप एक चीज लिख सकते हो, राज्यपाल का पद हम कनाडा से लाए। राज्यपाल का पद कहां से लाए, राज्यपाल का पद है वो पद हम लाए थे कनाडा से, कनाडा से लाए। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम कहां से लाए, अगर ऐसा प्रश्न आए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका से लाए, ध्यान रख लेना। कहां से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए थे। लिखिएगा इसको फटाफट, उसके बाद आगे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमने एक और मिलाया था, किसको मिलाया था, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया था कि नहीं मिलाया था, तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को हमने मिलाया था, ध्यान रखना। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था ना, इसकी विधानसभा अलग से हुआ करती थी, यानी इसकी विधानसभा अलग थी, इसकी विधानसभा अलग थी, इनकी जो विधानसभा थी वो अलग थी। अलग कैसे थी, इनकी जो विधानसभा थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम धारासभा था। इस विधानसभा का नाम क्या था, इसका नाम है धारासभा था, धारा सभा था। इस धारा सभा के अंदर हुआ करते थे, ध्यान रखना कितने सदस्य, 30 सदस्य हुआ करते थे। प्रश्न पूछा जाए इस धारा सभा का एकमात्र पीएम या फिर सीएम कौन था, तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एकमात्र इसके पीएम सीएम जो भी थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहां पर नोट लगाकर लिखिएगा, जो मैंने शायद आपको बता दिया था कि किशनगढ़ को अजमेर से अलग रखना चाहते थे, किशनगढ़ रियासत को अजमेर से अलग कौन रखना चाहता था, अजमेर से अलग रखना चाहते थे, कौन भाई, अलग रखना चाहते थे। तो ध्यान रखना, किशनगढ़ को अजमेर से अलग रखना कौन चाहते थे, हरिभाऊ उपाध्याय रखना चाहते थे। फिर एक चीज और नोट लगाकर लिखिएगा, जैसे पाकिस्तान में मिलने का खुलासा किसने किया था, सुमरेश जोशी ने किया था, ध्यान रखना। मारवाड़ रियासत पाकिस्तान में मिल रही है, इस बात का खुलासा सुमरेश जोशी ने किया था। यानी कि मारवाड़ रियासत कहां मिल रही है, रियासत पाकिस्तान में मिल रही थी, मिल रही थी। इस बात का खुलासा, इस बात का खुलासा किसने किया, सुमरेश जोशी ने किया था। किसने किया, सुमरेश जोशी ने किया, जोशी ने किया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। लिखिएगा इसको फटाफट, उसके बाद आगे लिखते हैं। जो राजाओं को प्रीविपर्स दिया जाता था, जैसे किसी को 18 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 10 लाख, नीचे तक 90,000 तक थे प्रीविपर्स, उनकी एक मतलब एक राशि हुआ करती थी, इसमें कुछ राशि वो दान के लिए लगा सकते हैं, समाज सेवा में भी लगा सकते हैं। तो ये राज प्रमुख के अंदर जो राजा हुआ करते थे उनके प्रीविपर्स कुछ स्थापित किए गए थे, जिनको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया जाता है। लगभग राजाओं के प्रीविपर्स पूछा नहीं गया, लेकिन एक लाइन अपने को लिखनी पड़ेगी, इसको लिखिएगा। फिर आपको एक बात और लिखवा देता हूं, है ना, लिखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सी है, चौथी, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 1969 से 74 तक थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। कब से कब तक थी, 1969 से 74 तक थी। तो 1971 में राजाओं के प्रीविपर्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था, ध्यान रख लेना। यानी 1971 ईस्वी में राजाओं के प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया, समाप्त
कर दिया। जो सर्वाधिक पृथ्वी पर पूछा जाए किस राजा के पास में था, यानी सर्वाधिक पृथ्वी पर कौन लेता था, सर्वाधिक जो पृथ्वी पर लेता था वो कौन लेता था, तो ध्यान रखना वो जयपुर वाले लिया करते थे। कौन लिया करते थे, जयपुर वाले, 18 लाख रुपए थे। ठीक है, वार्षिक, वार्षिक है ये 18 लाख क्या है, वार्षिक है, ध्यान रख लेना 18 लाख है वार्षिक। पूछा जाए न्यूनतम, न्यूनतम पृथ्वी पर कौन लिया करता था, तो न्यूनतम पृथ्वी पर लिया करता था, ध्यान रखना न्यूनतम पृथ्वी पर कौन लिया करता था, शाहपुरा वाले लिया करते थे। अब शाहपुरा वाले लिया करते थे तो कितने लाख लिया करते थे, बल्कि ये 90,000 लिया करते थे मात्र। कितने हजार, 90,000 रुपए मात्र थे, किसके, शाहपुरा वाले के। और इस प्रकार से हमने आज अपनी लगातार कौन सी क्लास है, ये शायद चौथी या पांचवी क्लास है एकीकरण की। हालांकि इस क्लास में हमने फटाफट पढ़ा है, पीछे वाली क्लासों में हमने विस्तृत रूप से हमने जानकारी ली थी। इस प्रकार से हमारे राजस्थान का 1956 में जब वर्तमान स्वरूप आया तब तक 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर पूरा का पूरा 14 दिन में और 7 चरणों के अंदर क्या हो जाता है, और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। कितने चरणों में, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण समाप्त, राजस्थान का एकीकरण समाप्त। अब एकीकरण के अंदर अगर बाय मिस्टेक कोई बात रह जाती है तो वो अपने प्रजामंडल है, क्रांति है, वहां पर पढ़ेंगे। एकीकरण क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये राजस्थान का क्या था, इस क्षेत्र का पूरे का एकीकरण था। नेक्स्ट टॉपिक नया लेंगे। बाकी अपने क्रांति के अंदर प्रजामंडल और बहुत सारे व्यक्तित्व बन सके तो उनमें अपने जो बंची हुई बातें वो वहां पर अध्ययन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कीजिएगा अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से। ओके।